हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे, आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था क्लास 10 जो कि भूगोल चैप्टर 2 कृषि का है। आपको उसमें बताया था कि ये आज का जो ये वीडियो है बहुत ही मज़ेदार वीडियो होने वाला है, जो आपके बोर्ड परीक्षा में, बोर्ड एग्जाम में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए, आज का वीडियो है कृषि के प्रकार। ये आपका मुख्य टॉपिक है, कृषि के प्रकार। कृषि के कौन कौन से प्रकार हैं, आइए 3 प्रकार के बारे में बताएगा। पहला, प्रारंभिक जीविका कृषि, प्रारंभिक जीविका कृषि। दूसरा बताया गया है गहन जीविका कृषि। कौन है दूसरा? गहन जीविका। तीसरा है वाणिज्यिक कृषि। तो आइए हम तीनों के प्रकारों को डिटेल में समझते हैं। तो प्रारंभिक जीविका कृषि कह रहा है यह अति प्राचीन काल से ही की जाने वाली कृषि का तरीका है। इसमें परंपरागत तरीके से भूमि पर खेती की जाती है, यानी कि यह आज से नहीं बल्कि बहुत दिन पहले से ही यह कृषि का प्रकार है जो इस किया जा रहा है, बहुत ही पुराने ढंग से, और भूमि पर खेती की जा रही है। खेती के औजार भी काफ़ी परंपरागत होते हैं, जैसे लकड़ी का हल, कुदार एवं खुरपी। यानी कि प्राचीन काल में दोस्तों, आज जैसे औद्योगिक मतलब आधुनिक युग में जो आज जितना भी यांत्रिक चीज़ आ गया है उतना पहले नहीं था। लकड़ी का हल था, कुदाल था, खुरपी था, उसी से क्या होता था, ज़मीन की जुताई गहराई से नहीं हो पाती है। इससे जैसे तैसे बीज बो दिया जाता है और फसल पकने पर काट लिया जाता है। इसमें क्या था, उतना आधुनिक उपक्रम था नहीं, और क्या करते थे, कुदाल से ऐसे ही उसकी जुताई हो जाती थी और उसको क्या करते थे, उसमें अच्छा बीज भी नहीं था, बीज को बो दिया गया और फसल को पकने के बाद काट लिया जाता था। इसमें निवेश का अभाव रहता था। पहले के समय में उतना लोगों के पास पैसा नहीं था जो इन्वेस्ट करता और कृषि अच्छे ढंग से करता, इसीलिए उपज कम होती और भूमि की इसी प्रकार उत्पादन भी कम होता था, और भूमि की उत्पादकता कम होने के कारण फसल की प्रति इकाई उत्पादन भी कम होता है। यानी मान लीजिए अगर बहुत कम होगा तो क्या होगा, भूमि का प्रति इकाई उत्पादन भी कम जाएगा। मान लीजिए अगर 10 कट्ठा में अगर मान लीजिए अगर आपको 40 kg अगर मान लीजिए गेहूँ हो रहा है, या आपको 4 क्विंटल गेहूं हो रहा है, तो आप 10 कट्ठा में जितना ज़मीन होता है उसमें 4 क्विंटल में भाग देना पड़ेगा। यानी कि अगर मान लीजिए 8 क्विंटल होगा तो क्या होगा, ज़मीन की प्रति इकाई उत्पादन बढ़ जाएगा। कह रहा है इस प्रकार की कृषि का उदाहरण कर्तन दहन प्रणाली है। इसका कौन सा उदाहरण है? कर्तन दहन प्रणाली है। इसमें किसान खेती के टुकर पर उगी हुई जंगली वनस्पति को काटकर एवं जलन का साफ कर और इसमें फसल बोता था। इसमें फसल उत्पादन जीविका निर्वाह के लिए किया जाता था। खेत की उर्वरता जब समाप्त हो जाती है तब किसान उस समय खेत को टुकड़े को छोड़कर दूसरे खेत, यानी कि इसको कर्तन दहन प्रणाली भी कहते हैं और झूम कृषि भी कहते हैं। यानी कि क्या करते थे, किसान वहाँ के जंगलों को काट देते थे और उसमें आग लगा देते थे और वहाँ पर क्या करते थे, फसल की बुआई कर लेते थे, और जो भी फसल उत्पादन होता था वो अपने जीवन निर्वाहन के लिए होता था। यानी कि वही फसल से क्या करते थे, लोग अपना जीवन निर्वाहन करते थे। और उसके बाद जब किसी भी खेतों में आप आग लगा दीजिएगा तो उसका उर्वरा शक्ति कम हो जाता है, क्योंकि केचुआ जो होता है, जो किसान का मित्र कहलाता है, वो मर जाता है। जब मर जाएगा तो आपका फसल उत्पादन कम होगा। इसलिए क्या किसान क्या करते थे, खेत की उर्वरता जब समाप्त हो जाती थी तो उस खेत का टुकड़ा को छोड़ देते थे और दूसरे जगह चले जाते थे। अब कह रहा है कि देश के विभिन्न भागों में इस प्रकार की कृषि को विभिन्न नामों से जाना जाता है। उत्तर पूर्वी राज्य असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में झूम, मणिपुर में पामलू तथा छत्तीसगढ़ के बक्सर जिले में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसे दीपा कहा जाता। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसे क्या कहा जाता था, दीपा कहा जाता था। असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में इस कर्तन दहन प्रणाली को झूम कृषि, अभी दोस्तों आपको बताए थे झूम कृषि किसे कहते हैं। अगर आपसे कोई सवाल पूछ दे तो झूम कृषि में क्या होता था, वहाँ के जंगलों को काट के उसमें आग लगा करके उसमें खेती की जाती थी। अगर उर्वरा शक्ति कम होने के बाद वहाँ छोड़ करके फिर दूसरे जगह उसी तरह से खेती किया जाता था, वही क्या कहलाता है, झूम कृषि। तो ये दोस्तों आपका पहला था प्रारंभिक जीविका कृषि, इस प्रकार से होती थी। कौन सी? प्रारंभिक जीविका कृषि इस प्रकार से होती थी। अब हम आपको 3 प्रकार बताए थे, उसमें अब हम दूसरे प्रकार में चलेंगे। आपका दूसरा प्रकार है गहन जीविका कृषि। कौन है आपका? गहन जीविका कृषि। कौन है? गहन जीविका कृषि। ये किस प्रकार से होता था, आइए चलिए हम देखते हैं। बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, ये बोर्ड में पूछे जाते हैं, इसको अंत तक बने रहिएगा। कहता है यह कृषि देश के अधिकांश हिस्से में की जाती थी जहां भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक है, वहीं इस मिट्टी की कृषि पद्धति को अपनाया गया। इससे श्रम की अधिकता होती है और परंपरागत कृषि कौशल का भी इसे भरपूर उपयोग किया जाता था। भूमि की उर्वरता को बनाए रखने के लिए परंपरागत ज्ञान, बीजों के रखरखाव एवं मौसमी संबंधी भी अनेक ज्ञान का इसमें उपयोग किया जाता था। जनसंख्या बढ़ने के जोतों का आकार काफ़ी छोटा हो गया। वैकल्पिक रोजगार के अभाव में भी जरूरत से अधिक जनसंख्या की इस प्रकार की कृषि में संलग्न है। इस तरह छिपी बेरोजगारी का स्वरूप प्रस्तुत करती है। यानी कि गहन कृषि में क्या होता था, इस कृषि को जनसंख्या जब बढ़ने लगा तब इस कृषि को क्या किया गया, अपनाया गया। और जब अपनाया गया तो इसमें जैसे भरपूर मात्रा में जैसे उपज भी होता था, अच्छा उपज भी होता था। इसमें जो लोग क्या करते थे, बीजों का रख रखाव किस तरीके से किया जाएगा, अच्छे बीज भी देते थे और मौसम का पता लगाते थे कि इस पर ये जो फसल लगाएंगे इस मौसम में क्या सही से हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। इस तरह से ये कृषि किया जाता था। कहता है दोस्तों
इस कृषि गहन कृषि में प्रधानता खाद्यान्न फसल, खाद्यान्न मतलब खाए जाने वाले फसल कौन खेती की जाती थी? धान की खेती होती थी। जनसंख्या अधिक होने के कारण अत्यधिक उत्पादन भी अधिक संख्या के लिए कम ही पड़ता था, यानी कि जनसंख्या इतना ज़्यादा था कि उत्पादन भी अधिक होता था, तो लोगों को फर्क नहीं पड़ रहा था उत्पादन अधिक हो रहा है या कम हो रहा है। इसीलिए इसमें किसानों के पास व्यापार के लिए बहुत कम उत्पादन रहता था, इसीलिए इसे जीविका निर्वाह कृषि भी करते थे। यानी कि जो भी उपज होता था, जनसंख्या बहुत ज़्यादा होने के कारण लोगों को मतलब जैसे बेचने के लिए कोई भी अनाज नहीं रह जा पाता था, इसीलिए इस कृषि को क्या, गहन जीविका कृषि को जीविका निर्वाह कृषि भी कहते हैं। आइए अब आपका तीसरा कृषि बताए थे व्यापारिक कृषि। कौन कृषि? व्यापारिक। आइए इसका भी एक एक बात हम समझेंगे। चलिए देखते हैं। खा रहा है व्यापारिक कृषि में नाम के अनुरूप ही इसमें फसलें व्यापार के लिए उपजाई जाती है। व्यापारिक का नाम से नहीं लग रहा आपको कि इसमें जो भी फसल उपजाई जाती थी व्यापार करने के लिए, मुख्य दृष्टि इसका क्या था? व्यापार। अतः इस कृषि में अधिक पूंजी, आधुनिक निवेश, तकनीक का निवेश किया जाए, यानी कि व्यापार करने के लिए जो भी करेंगे उसमें क्या करना पड़ेगा? अधिक ज़्यादा से ज़्यादा आपको पैसा खर्चा करना पड़ेगा। अतः किसान अपनी लगाई गई पूंजी से अधिक लाभ प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। आधुनिक कृषि तकनीक में अधिक पैदावार देने वाले परिष्कृत बीज, रासायनिक खाद, सिंचाई, रासायनिक कीटनाशक आदि का उपयोग किया जाता है। यानी कि इस कृषि में क्या होता था? अच्छे बीज लगाए जाते थे, अच्छे रासायनिक खाद, सिंचाई मतलब पानी पटाने का व्यवस्था, उसके बाद रासायनिक कीट, जो भी कीटनाशक दवाइयाँ ये सब जो थे बहुत ही महंगे और अच्छे लगाते थे, मतलब खेतों में छिड़काव करते थे, ताकि क्या हो, फसल का उत्पादन अच्छा हो, जिससे क्या हो, हमें अधिक से अधिक मुनाफा हो। अब दिया गया है इस कृषि पद्धति को भारत में हरित क्रांति के फलस्वरूप व्यापक रूप से पंजाब एवं हरियाणा में अपनाया गया। अब यहाँ पर दिया गया है दोस्तों हरित क्रांति। हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो दोस्तों हरित क्रांति आपको खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है, जो हुआ था 1966-67 में हुआ था। इसके जनक थे MS स्वामीनाथन, और ये हुआ था पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय उत्तराखंड से शुरू हुआ था। तो लोगों को इसमें क्या किया गया था? अपने आप पर डिपेंडेंट रहने के लिए हरित क्रांति लाया गया, जो कि पंजाब एवं हरियाणा में अपनाया गया। इसमें मुख्य रूप से गेहूं की खेती की जाती थी एवं पंजाब हरियाणा में बासमती चावल की, यानी कि हरित क्रांति में मुख्य रूप से गेहूं और चावल की खेती की जाती थी, इस कृषि पद्धति के अंतर्गत उपजाई जाती थी। अब कह रहा है दोस्तों रोपण कृषि भी एक प्रकार की व्यापारिक कृषि है। व्यापारिक कृषि हम लोग पढ़ रहे हैं, उसी में रोपण फसल। कौन है? रोपण फसल या रोपण कृषि भी। इस कृषि में उद्योग की भांति मैनेजर एवं मजदूर की व्यवस्था होती है और मिल मालिक की तरह इसमें कृषक की स्थिति होती है। इसे प्राप्त सारा उत्पादन उद्योग में कच्चे माल की भांति उपयोग में लाए। रोपण फसल में क्या होता है? सारा कच्चा माल उपजाया जाता है और उद्योग धंधों के लिए ये लगाया जाता है। भारत में चाय, कॉफ़ी, रबर, गन्ना, केला आदि रोपण फसलें हैं। अगर आपसे पूछा जाए परीक्षा में, बराबर आपके बोर्ड पर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा कि आपसे पूछा जाए कि रोपण फसल कौन कौन है, तो चाय, कॉफ़ी, रबर, गन्ना, केला, ये सभी क्या है? रोपण फसलें हैं। चाय असम और दार्जिलिंग में दार्जिलिंग में उपजाया जाता है, और कॉफ़ी कर्नाटक में, रबर कहाँ? केरल में मुख्यतः उपजाया जाता है। आपसे पूछ दे कि चाय कहाँ में उपजाया जाता है, तो असम में, असम और दार्जिलिंग में। कॉफ़ी कहाँ? तो कर्नाटक में। कह रहा चूँकि इसमें फसलें मुख्यतः व्यापार के लिए उपजाई जाती है, अतः इसके लिए परिवहन, यातायात के साधन एवं संचार का विकसित होना आवश्यक है। अगर मान लीजिए आप उद्योग खोले हुए हैं, आपके पास अगर परिवहन नहीं है, तो मान लीजिए आप विकसित नहीं कर पाएंगे, विकास नहीं कर पाएंगे। किसी भी उद्योग को, किसी भी देश को, किसी भी राष्ट्र को, किसी भी राज्य को आगे बढ़ना है, तो उसके लिए सबसे पहले बात होता है क्या? परिवहन और यातायात की सुविधा। इसी तरह आपको उद्योग में है, अगर आपको परिवहन और यातायात की सुविधा हो जाए तो आप विकसित बहुत ही जल्दी करेंगे। अब उसके बाद दोस्तों है आपका ये फसल प्रारूप। फसल का प्रारूप क्या है? किस महीने में हम कौन से फसल लगाएंगे, उसको कैसे लगाया जाएगा, उसके बारे में आइए हम अभी आपको बताते हैं। अब देखते हैं कौन कौन से फसल होते हैं। ये आपके बोर्ड एग्जाम में निश्चित तौर पे आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में पूछे जाते हैं। पहला आपका दिया गया रबी फसल, दूसरा दिया गया खरीफ फसल, तीसरा दिया गया जायद या गर्मा फसल। ये आपको बोर्ड में किस तरह पूछे जाएंगे, यानी कि रबी फसल का मुख्य फसल कौन होता है, खरीफ फसल का मुख्य फसल कौन होता है, जायद फसल का मुख्य फसल कौन होता है, या रबी फसल कब बोए जाते हैं, इसकी कटाई कब होती है, खरीफ फसल कब बोए जाते हैं, इसकी कटाई। आइए इसके बारे में पूरा डिटेल से अभी हम आपको बताते हैं। आप हमारे वीडियो को अंत तक बने रहे और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करते रहें। चलिए, तो दिया गया रबी फसल को जाड़े के महीनों में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य यानी बीच में, अक्टूबर और नवंबर तक में इस फसल को बोया जाता है। कौन फसल को? रबी फसल को, ठंडी के मौसम में। और ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून तक, यानी कि अप्रैल से जून तक इस फसल को काट लिए जाते हैं। इसमें प्रमुख फसलें गेहूँ, हम ठंडी के दिनों में जो लगाते हैं अक्टूबर नवंबर में, गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, सरसों इत्यादि फसल लगाते हैं। और कहता है रबी फसलों की खेती
खेती देश के विस्तृत भागों में की जाती है, यानी कि सबसे ज़्यादा अगर पूरा देश में किया जाए तो रबी फसल ज़्यादा मात्रा में किया जाता है। किंतु देश के उत्तर पश्चिमी राज्य, जैसे उत्तर पश्चिमी राज्य में आ जाएगा आपको पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, इसके विशेष राज्य हैं जहाँ पर क्या होता है, गेहूं की खेती अधिक की जाती है। यही वह क्षेत्र है जहाँ हरित क्रांति के फलस्वरूप हम खाद्यान्न में स्वावलंबी हो गए हैं, यानी कि स्वावलंबी का मतलब हो गया है अपने आप पर हम डिपेंडेंट हो गए हैं। हरित क्रांति की अपनी आवश्यक शर्तें हैं, पहला नई तकनीक द्वारा विकसित प्रति हेक्टेयर अधिक उत्पादन करने वाले बीज, यानी कि अच्छे बीजों को वहाँ पर चुनाव किया जाता है हरित क्रांति के द्वारा, और अच्छे बीज जब हम लगाएंगे तो उसका क्या होगा, फसल का उत्पादन भी अच्छा होगा। दूसरा दोस्तों है इसमें सिंचाई के साधन, यानी कि अगर आपको सिंचाई का अगर अच्छा साधन नहीं हो, यानी पानी पटाने का, खेत पटाने का अगर आपको अच्छा साधन नहीं हो तो क्या बताइए हम अच्छे उत्पादन कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। रासायनिक खाद, अगर अच्छे किस्म का खाद नहीं हो, किसान अगर खाद के लिए दर दर भट्ट खेत, क्या बताइए फसल का उत्पादन होगा, नहीं होगा। रासायनिक कीटनाशक दवाएं, यानी कि कीट को मारने के लिए जो अच्छे किस्म के जो दवा आते हैं उसकी ज़रूरत होती है। खैर हरित क्रांति के फलस्वरूप इन क्षेत्रों में अब कई पर्यावरणीय समस्या उभर कर सामने आने लगी है। क्या तुम्हें इस विषय में कोई जानकारी है? आइए, जानकारी नहीं है तो हम आपको बताएंगे। जानकारी इसमें ये होता क्या कि आजकल के जो फसल होते हैं उसमें ढेर सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अपने भारत देश में आपको एक चीज़ जानते होंगे कि ज़्यादा उत्पादन नहीं हो रहा है। ज़्यादा उत्पादन नहीं होने का कारण है कि खेतों को टुकड़ों में बंट जाना, और सबसे बड़ी बात है टुकड़ों में बंट जाना, लोगों के पास सिंचाई की सुविधा नहीं रहती है, अच्छे बीज नहीं मिल पाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, फसल का उत्पादन नहीं होता है। और आज हम क्या कर रहे हैं, पर्यावरणीय समस्या क्या आ गई है, पर्यावरणीय समस्या ये आ गई है कि वृक्षों की अंधाधुंध हम लोग कटाई कर रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है कि मानसून भी सही समय पर नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण फसल का उत्पादन कम गया। देखते हैं खरीफ फसल। खरीफ फसल भारत में वर्षा ऋतु में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। इसमें उपजाए जाने, याद रखना है दोस्तों, खरीफ फसल वर्षा ऋतु में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। खरीफ फसल, वर्षा ऋतु का मतलब जून जुलाई में तो वर्षा आ ही जाता है। इसमें उपजाई जाने वाली प्रमुख फसल धान है। कौन सा है? धान, क्या कि बरसात के समय में धान का ही फसल होता है। अन्य फसलें मकई, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द, मूंगफली, सोयाबीन, कपास, जूट इत्यादि, ये सभी कौन है? खरीफ फसल है। चावल की खेती मुख्य रूप से असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र के कोंकणी या तटीय प्रदेश में होती है। पिछले कुछ वर्षों से हरियाणा एवं पंजाब में अच्छी किस्म की बासमती चावल उपजाई जाती है। आपको पता ही होगा कि पंजाब और हरियाणा जो है सो कृषि के मामले में बहुत ज़्यादा अव्वल है, बहुत ही अच्छी प्रकार से वहाँ पर खेती की जाती है, अच्छे प्रकार के बीज भी वहाँ पर उपलब्ध हो जाते हैं। कह है कि भारत में जहाँ अधिक वर्षा होती है वहाँ धान की 3 फसलें उगाई जाती हुए औस, अमन और बोरो के नाम से जाने जाते हैं, जहाँ पर वर्षा बहुत ज़्यादा होती है। अब दोस्तों हम आपको बताए थे इसमें आपको कि 3 फसल के बारे में बताए थे। पहला बताए थे रबी, दूसरा खरीफ और तीसरा जायद। तो रबी और खरीफ के बारे में हम जानेंगे, अब तीसरा जानेंगे जायद फसल के बारे में। कहता है रबी और खरीफ के बीच ग्रीष्म ऋतु में जो फसल उगाई जाती है उसे जायद या गर्मा फसल कहते हैं। इसमें मुख्य रूप से धान, मकई और सब्जियों की खेती की जाती है। आपको पता होगा कि सब्जियों अभी जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी होता है उस मौसम में सब्जियां एक आध महीना में ही तैयार हो जाती है। सब्जियों में खासकर खीरा, ककड़ी, कद्दू, नेनुआ माने झींगा, भिंडी, खरबूज, तरबूज, ये सभी जायद फसल के अंतर्गत आते हैं। अब हम देखेंगे बहुत ही VVI की तो बात छोड़िए, हम यहाँ पर JJI देखेंगे। VVI का माने हुआ दोस्तों भगवान भरोसे आएगा, यहाँ पर हम आपको लिख रहे हैं उसके बगल में JJI यानी जरूर आएगा। ये आपके बोर्ड एग्जाम में निश्चित रूप से पूछे जाते हैं भारत की प्रमुख फसलें। आइए इसको बढ़िया से देखते हैं। तो चलिए दोस्तों ध्यान देंगे, फसल है आपका खरीफ। कौन? खरीफ। खरीफ को शरीफ नहीं बोल दीजिएगा, खरीफ फसल है। इसकी समय अवधि जानेंगे। जून जुलाई में इसकी बुआई होती है और अक्टूबर नवंबर में इसकी कटाई हो जाती है। ऋतु कौन रहता है? तो वर्षा ऋतु। कौन ऋतु? वर्षा ऋतु। इसके प्रमुख फसल कौन है? चावल। इस कहीं धान भी लिखल रहेगा तो घबराइएगा नहीं। दूसरा है मकई, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, तिल, जूट, मूंगफली, ये सभी कौन है? खरीफ फसल। तो दोस्तों खरीफ फसल एक बार फिर से बता देते हैं, जून जुलाई में बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाता है। इसका मुख्य फसल कोई पूछ देगा तो चावल। धान भी लिखिएगा तो करने से कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दूसरा देखते हैं, रबी। कौन फसल? रबी। इसको अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है, अक्टूबर ठंडी के दिनों में, और मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। कौन से ऋतु में ये बोए जाते हैं? शीत ऋतु में। कौन से ऋतु में? शीत ऋतु में। इसका मुख्य फसल दोस्तों क्या है? गेहूँ, जौ, चना, मसूर, मटर, तीसी, सरसों। तीसी कहीं अलसी भी लिखा रहेगा तो आप अलसा नहीं जाइएगा, अलसी का मतलब तीसी।
तो दोस्तों रबी फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। इसका मुख्य फसल गेहूँ, जौ, चना, मसूर ये सभी है। चलिए आप देखते हैं जायद फसल। कौन फसल? जायद फसल। जायद फसल मार्च अप्रैल में बोए जाते हैं और मई जून में काट लिए जाते हैं। ये कौन से ऋतु में फसल लगाया जाता है? ग्रीष्म ऋतु में। इसमें है सब्जी, कद्दू, ककड़ी, खीरा, खरबूज, तरबूज, धान, उड़द, ये सभी चीज़ क्या है? जायद फसल के उदाहरण हैं। तो आपका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो हम आज आपको बता दिए हैं। आप फिर इम्पॉर्टेंट टॉपिक को जानने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहेंगे और आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। ओके, लव यू ऑल।